दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आप जानेंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अर्थ क्या है और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय किस प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये वीडियो राजनीति विज्ञान विषय के स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम बहुत ही सरल और आसान शब्दों में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मूल अधिकार है और डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा की विशेष शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें या लेख जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण है। और बिल्कुल इसी तरह की शक्तियां उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई हैं। तो आप जान लीजिए कि हमारा संविधान न केवल मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है या मूल अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन अधिकारों की रक्षा की भी व्यवस्था करता है। और इसके लिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये मूल अधिकार है और मूल अधिकारों की रक्षा का जो उत्तरदायित्व है ये हमारी न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सौंपा गया है। ऐसा क्यों है? मूल अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन मूल अधिकारों के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों दिया गया? तो दोस्तों, ये जान लीजिए, समझने की बात है कि संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख का कोई भी महत्व नहीं होता यदि उनको लागू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान और इसका अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जिसका प्रयोग करके वे अपने मूल अधिकारों को न्यायपालिका की सहायता से सुरक्षित रख सकते हैं। और जब आप अनुच्छेद 32(1) पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट होगा कि इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। तो ये मूल अधिकारों के लिए या मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए गारंटी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का इतना महत्व है कि इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। सामान्य रूप में जब आप पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हृदय कहा जाता है या संविधान की आत्मा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संविधान के अनुच्छेद 32(1) के तहत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 32 भाग 2 के अनुसार या 32(2) के अनुसार इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, जारी करने की शक्ति होगी। तो दोस्तों, न्यायालय जो है इसके द्वारा मूल अधिकारों को कार्यान्वित कराने का ये अधिकार मूल अधिकारों के अध्याय में शामिल हैं। इसलिए ये अधिकार बहुत अमूल्य है या ये अधिकार अन्य अधिकारों से महत्वपूर्ण है।
डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान निर्माण सभा में ये कहा था कि यदि कोई मुझसे ये पूछे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद को छोड़कर मैं किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं करता। ये तो संविधान का हृदय और आत्मा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको सर्वाधिक महत्व दिया था। और जैसे अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है, उसी तरह का उत्तरदायित्व अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को भी सौंपा गया है। और संविधान के इन प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि यदि सरकार के किसी कार्य या किसी कानून से उसके किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण होता है, यानी सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है या कोई ऐसा कार्य करती है जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार का अतिक्रमण होता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में उस अधिकार को सुरक्षित रखने की मांग कर सकता है। एक न्यायाधीश रहे हैं मुख्य न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री। वो कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने उत्तरदायित्व के कारण जो उसको सौंपा गया है, इन अधिकारों को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करने वाले किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। और मूल अधिकारों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जो आवश्यक आदेश हैं या प्रलेख या रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान की गई है। और आप जान लीजिए कि ये जो रिटें हैं, तो जब आप समझेंगे अनुच्छेद 32(2) देखेंगे तो उससे ये स्पष्ट होगा कि इस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय को केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक शक्तियाँ दी गई हैं अनुच्छेद 32 में, और ये अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। इस शक्ति के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय समुचित निर्देश, आदेश और रिट यानी प्रलेख जारी कर सकता है। तो कौन कौन सी रिटें जारी की जाती हैं मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, इसको जानना जरूरी है। देखिए, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी रिट ऑफ हैबियस कार्पस, परमादेश यानी रिट ऑफ मैंडेमस, प्रतिषेध यानी रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इसके अलावा अधिकार परीक्षा यानी क्वो वारंटो, और उत्प्रेषण यानी रिट ऑफ सेसियराइट। तो यहाँ पर ये 5 प्रकार की रिटों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार का अर्थ क्या है? तो यदि सरकार कोई ऐसा कानून बना दे या ऐसा कोई कार्य करे जिससे नागरिक के किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दे सकता है और न्यायालय उस कानून अथवा कार्य की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करेगा। उसके बाद वो जिस सीमा तक नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करेगा, उस सीमा तक उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि न्यायालय की दृष्टि में वो कानून अथवा सरकारी आदेश संविधान के किसी उपबंध का अतिक्रमण करता हो, तो उसको वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो एक तरह से ये देखा जाए तो संविधान जो है अनुच्छेद 32(2) में अभी हमने जाना कि सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कुछ आवश्यक आदेश, निर्देश और प्रलेख जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32(2) के द्वारा दिया गया है। तब अब आइए देखते हैं ये जो लेख हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो रिटें जारी करता है, उनके बारे में थोड़ा सा आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख यानी रिट ऑफ हैबियस कार्पस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हैबियस कार्पस के बारे में जानते हैं। हैबियस कार्पस एक लैटिन शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर पेश करो। ये लेख एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी व्यक्ति को अवैध बंदी बनाए हुए हैं।
और इस लेख के द्वारा उन्हें ये आदेश दिया जाता है कि वे निरुद्ध यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करें और ये बताएं कि उन्होंने किस प्राधिकार से उसे निरुद्ध किया है। तो हैबियस कार्पस लेख का उद्देश्य निरोध प्राधिकारी को दंडित करना नहीं है और बंदी बनाए गए व्यक्ति के निरोध की वैधता और अवैधता की जांच करना इस लेख का मुख्य उद्देश्य है। इसको अगर आसानी से समझिए तो ये प्रलेख या रिट किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी किया जाता है जिसे असंवैधानिक ढंग से बंदी बनाया गया हो। ऐसे व्यक्ति द्वारा न्यायालय में प्रार्थना किए जाने पर न्यायालय उस व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले अधिकारी को ये आदेश देता है कि वो बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और यदि उसके बंदी बनाए जाने का कारण विधिपूर्ण नहीं है तो वो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी करता है। और ये रिट सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त निजी संगठनों और साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तो आपने जान लिया पहली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। अब आइए परमादेश के बारे में जानते हैं। परमादेश यानी मैंडेमस। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट लोक प्राधिकारियों, अधीनस्थ न्यायालयों, सरकार या निगम आदि के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा कोई वैध कार्य करने या अवैध कार्य न करने का आदेश दिया जाता है। ये रिट सामान्यतः ऐसे लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने दायित्वों के निर्वहन से इनकार करते हैं या फिर उनकी उपेक्षा करते हैं। ये रिट निजी व्यक्तियों, गैर सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध अथवा संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन हेतु नहीं जारी की जाती है, इसकी विशेषता है। ये रिट राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी नहीं जारी की जा सकती। तो आसानी से समझें तो परमादेश जो रिट होती है दोस्तों, किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों या कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है, लेकिन ये आदेश किसी स्वविवेकी कर्तव्य के निर्वहन के लिए नहीं दिया जाता। तो आपने परमादेश के बारे में जान लिया। अब आइए रिट ऑफ प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध लेख के बारे में जानते हैं कि क्या है। तो प्रतिषेध लेख एक न्यायिक लेख है। इसका नीतिगत आधार ये है कि उपचार से परहेज अच्छा है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ रोक लगाना होता है और प्रतिषेध रिट उच्चतर न्यायालयों द्वारा, याद रखिएगा, प्रतिषेध रिट जो है ये उच्चतर न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए उच्चतर न्यायालय है और जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो प्रतिषेध रिट उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक अधिकारों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा उन्हें ऐसी अधिकारिता के प्रयोग से रोका जाता है जो उसमें निहित नहीं है। और आप जान लीजिए कि ये रिट न्यायालय में कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान की जाती है। अगर आसानी से प्रतिषेध लेख के बारे में जानें तो ये किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी निम्न अथवा प्राधिकरण संस्था को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करने अथवा बिना क्षेत्राधिकार के कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख में और प्रतिषेध में थोड़ा सा अंतर है कि प्रतिषेध लेख उस समय जारी किया जाता है जब न्यायालय के समक्ष किसी ऐसे मामले की कार्रवाई लंबित हो जिसकी सुनवाई करने का उसे अधिकार नहीं है, और इस रिट के जारी करने का उद्देश्य न्यायालय को उस मामले में कार्रवाई करने से रोकना होता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो प्रतिषेध लेख है, प्रतिषेध लेख आप जान लीजिए कि जो है प्रतिषेध लेख उस समय जारी किया जाता है जब किसी मामले में निम्न न्यायालय ने निर्णय दे दिया हो और इसके जारी होने के बाद वह मामला निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय भेज दिया जाता है, और जो निचला न्यायालय है यदि निर्णय दे चुका है तो वो निर्णय निरस्त कर दिया जाता है। तो ये था प्रतिषेध लेख। अब आइए अधिकार परीक्षा या रिट ऑफ क्यो वारंटो के बारे में जानते हैं। अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो का शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। तो ये एक तरह से ये क्यो वारंटो एक व्यक्ति को जो कोई ऐसा सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिस पद को धारण करने का वो अधिकारी नहीं है। तो देखिए
अधिकार परीक्षा का अर्थ भी होता है क्वो वारंटो का, कि आपका अधिकार क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस लोक पद को धारण करने से रोकना है जिसे धारण करने का उसे कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है, और यदि जांच करने के बाद ये पता चलता है कि उसको पद धारण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था तो न्यायालय अधिकार परीक्षा लेख जारी करके उस व्यक्ति को उस पद से हटा देगी और उस पद को रिक्त घोषित कर देगी। अधिकार परीक्षा का उद्देश्य किसी लोक पद को सदोषतः हस्तगत करने वाले व्यक्ति को उस पद पर बने रहने से रोकना है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से पीड़ित नहीं है अथवा जो विषय के हित नहीं रखता, वो भी ये लेख जारी करने की मांग कर सकता है। तो हमने आसानी से ये जाना कि अधिकार परीक्षा एक व्यक्ति को कोई ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिस पद को ग्रहण करने का वो अधिकारी नहीं है। ऐसी निषेधाज्ञा जारी करते हुए न्यायालय उस पद को उस समय तक रिक्त घोषित करता है जब तक न्यायालय द्वारा उसका निर्णय न हो जाए। अब आइए पांचवी रिट उत्प्रेषण लेख के बारे में या रिट ऑफ सर्टियरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उत्प्रेषण भी एक न्यायिक लेख है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचित करना। तो ये रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके तहत उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के से मामले को अपने पास मंगाकर उसकी कार्य पद्धति का परीक्षण करते हैं। ये रिट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद जारी की जाती है और इसका उद्देश्य निर्णय की जांच करना होता है और निर्णय में त्रुटि होने पर उसे निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों, ये रिट या उत्प्रेषण रिट उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय अथवा प्राधिकरण को उसमें विचाराधीन किसी मामले से संबंधित अभिलेखों को उच्च न्यायालय में विचार करने हेतु भेजने का आदेश है। यानी दोस्तों, न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है और उच्च न्यायालय या जो हायर न्यायालय होते हैं वो अपने निम्नस्थ या अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेश देते हैं कि जो कोई विचाराधीन मामला है उसके अभिलेखों को उच्चतर न्यायालय में भेजा जाए। ये उस समय जारी किया जाता है जब कोई निम्न न्यायालय या प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के बिना अपने क्षेत्राधिकार से अधिक अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य कर रहा हो या अपने नियत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर रहा हो। दोस्तों, उत्प्रेषण रिट का प्रयोग उस समय किया जाता है जब निम्न न्यायालय ने किसी मामले की सुनवाई करके अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए निर्णय दे दिया हो और ऐसी दशा में वो निर्णय निरस्त हो जाता है। देखिए, यहाँ पर आइए देख लेते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख में अंतर। दोस्तों, इन दोनों लेखों का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने से रोकना है, लेकिन ये लेख कार्रवाइयों की भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं पर जारी किया जाता है। तो सबसे पहले प्रतिषेध के बारे में जानते हैं। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रतिषेध कार्रवाइयों के संचालन अथवा लंबन के दौरान जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख कार्रवाई पूरा हो जाने के बाद यानी अंतिम निर्णय अथवा आदेश पारित कर दिए जाने के उपरांत जारी किया जाता है। दूसरा अंतर ये है कि इस लेख का उद्देश्य यानी प्रतिषेध लेख का उद्देश्य आप जान लीजिए कि कार्रवाई को अंतिम होने से रोकना है। ये क्षेत्राधिकार के अभाव में किसी अंतिम निर्णय अथवा किसी अंतिम पारित आदेश के पारित किए जाने की संभावना को टालता है। लेकिन उत्प्रेषण लेख का उद्देश्य क्षेत्राधिकार विहीन अथवा विधि विरुद्ध अंतिम निर्णय या आदेश को रद्द करना है और ये लेख कार्रवाई के परिणाम को निरस्त कर देता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इन रिटों यानी प्रलेखों को जारी करके न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों को सरकार और व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले जो अतिक्रमण है या अत्याचार है उससे बचाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में कहा था कि इसमें संदेह नहीं कि यहाँ कुछ मौलिक अधिकार रखे गए हैं जिनकी राज्य प्रतिभूत यानी गारंटी देता है ताकि व्यक्तियों को जो है
सुरक्षा और अपने व्यक्तित्व के विकास की स्वतंत्रता मिल सके। साथ ही ये भी उतना ही स्पष्ट है कि कुछ मामलों में जब राज्य का अस्तित्व ही खतरे में हो तो उसके संबंध में कुछ सीमाएं जरूरी हैं। चूँकि आपात स्थिति में व्यक्तियों का जीवन स्वयं खतरे में होता है, इसलिए राज्य का ये श्रेष्ठ अधिकार है कि वो आपात की स्थिति में अपनी सुरक्षा कर सके, जिससे वह अपने कर्तव्य व्यक्तित्व के विकास का पालन कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में पढ़ा। दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल उपबंधों के अनुसार अनुच्छेद 32 के जो प्रावधान हैं उसके अधीन किसी भी विधि की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में चुनौती दी जा सकती थी, और इन दोनों न्यायालयों को ये भी अधिकार प्राप्त है कि वे मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले किसी भी केंद्रीय या राज्य विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 32A जोड़ के ये व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयों में राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय में उस समय तक विचार न किया जाए जब तक कि किसी केंद्रीय विधि की संवैधानिक वैधता भी ऐसी कार्रवाइयों में प्रश्नगत न हो। और इसी तरह अनुच्छेद 226 जो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता है जो है रिट जारी करने की, उसमें भी नया अनुच्छेद 226 से जोड़कर निश्चित किया गया कि जो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय हैं किसी केंद्रीय विधि की संवैधानिक वैधता पर विचार न करें। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच इस तरह के शक्ति विभाजन का स्पष्टीकरण तब अनुच्छेद 131 से और अनुच्छेद 228 से में भी किया गया। तो कुल मिलाकर इन अनुच्छेदों का अर्थ ये था कि जो केंद्रीय विधियां हैं उनकी संवैधानिक वैधता का परीक्षण केवल सर्वोच्च न्यायालय और राज्य विधियों की संवैधानिकता का निर्धारण केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता था। तो इस प्रतिबंध से संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार था उसका प्रयोग कठिन और उसका क्षेत्र सीमित हो गया था। एक निर्धन व्यक्ति के लिए आप जानते हैं कि किसी विधि की संवैधानिकता को अपने राज्य के उच्च न्यायालय में चुनौती देना आसान था और उसमें व्यय अपेक्षाकृत कम होता था। 42वें संशोधन के बाद स्थिति ये हो गई कि जो संघीय या केंद्रीय विधि था उससे किसी नागरिक के मूल अधिकार का अतिक्रमण होने के लिए उसके लिए दिल्ली जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पर मुकदमा करना था, और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो वो इतना व्यय नहीं कर सकता था जिसके लिए अपने मूल अधिकारों के बलिदान करने के अतिरिक्त तो उसके पास कोई विकल्प नहीं होता था। तो 42वें संशोधन ने सरकार के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के अधिकार को काफ़ी सीमित कर दिया था, और संविधान द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने से नागरिकों को न्यायपालिका से मिलने वाला जो संरक्षण था, उनके अधिकारों की जो गारंटी थी, वो प्रक्रिया जटिल नहीं हो गई बल्कि उसका रूप भी परिवर्तित हो गया था। लेकिन संविधान के 43वें संशोधन द्वारा इन प्रतिबंधों का अंत किया गया और संविधान के मूल अधिकारों को पुनः अपनाते हुए नागरिकों को ये अधिकार दिया गया कि वे मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले किसी कानून को, देखिए, मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले किसी कानून को सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी चुनौती दे सकते हैं। ये व्यवस्था 43वें संशोधन के द्वारा की गई है। तो ये था जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई जो रीटें हैं उनका अर्थ और उसको उदाहरण सहित हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा की गारंटी देते हैं, इनके बारे में। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो फैक्ट हैं उसको हमने पहले ही बता दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को संरक्षण देना भी एक मूल अधिकार है जिसकी व्यवस्था अनुच्छेद 32 में की गई है, और इसके महत्व को
जो है आंकते हुए, इसके महत्व को बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।